हेलो दोस्तों, आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है क्लास 10th की हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर, द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। अब मेरी तुमसे ना एक रिक्वेस्ट है, यूरोप को हमेशा यूरोप ही बोलना, कभी भी ये मत बोलना द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, क्योंकि जब तुम यूरोप बोलोगे ना तो तुम्हारी पर्सनैलिटी के बारे में लोगों को बहुत कुछ पता चल जाएगा। ये जो चैप्टर है ना बहुत बड़ा चैप्टर है और बहुत इम्पॉर्टेंट भी है। इसमें मान के चलो कि हिस्ट्री में कम से कम 10 से 12 नंबर का इस चैप्टर में से आता है, जिसमें से 3 या 4 नंबर के एमसीक्यूज आते हैं और बाकी लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस आते हैं। एमसीक्यूज की चिंता तो तुम बिल्कुल मत करो, पूरा वीडियो ध्यान से देखना। मैं बीच बीच में बताती जाऊंगी कि कौन से इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस हैं और जो लॉन्ग आंसर टाइप के क्वेश्चंस हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो पूरा वीडियो देखने के बाद 12 नंबर गारंटीड पक्के। अब ये जो चैप्टर है ना, इस चैप्टर में हमें ये बताया गया है कि नेशनलिज्म यूरोप में कैसे शुरू हुआ। अब तो तुम पहले ये समझ लो कि नेशनलिज्म क्या होता है। नेशनलिज्म मतलब प्यार, देश से प्यार, ऐसी वाली फीलिंग जिसमें आपके मन में ऐसा है कि देश के लिए हम जान दे देंगे, सब कुछ न्यौछावर कर देंगे देश पे बात आएगी तो। अब ये जो फीलिंग थी ना, ये यूरोप के लोगों में ज़्यादा नहीं थी। तो वैसा क्या हुआ कि उन लोगों के अंदर ऐसी फीलिंग आई, ये फीलिंग आई तो आई कैसे, कौन लोग लेके आए, यही सारा सब कुछ हमको इस चैप्टर में पढ़ना है। इस चैप्टर के ना 6 पार्ट्स हैं। फर्स्ट पार्ट है द फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ नेशन। अब फ्रेंच रेवोल्यूशन के बारे में हमने 9th में काफ़ी कुछ पढ़ रखा है, वो सब पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा उसके आगे से पढ़ना है। इस चैप्टर को पढ़ने से पहले कुछ ऐसी टर्म्स हैं इस चैप्टर में जो बार बार यूज़ होती है, तो पहले हम वो समझ लेते हैं ताकि तुम्हें आगे जाके कोई कन्फ्यूजन ना हो। इन सब में सबसे पहली टर्म है एब्सोल्यूटिज्म। एब्सोल्यूटिज्म मतलब एक ऐसा सिस्टम जिसमें राजा ही फाइनल है, सब कुछ जो भी है होल एंड सोल राजा ही है। राजा ने जो बोला बस वो होगा, उस पर कोई क्वेश्चन नहीं, कोई सवाल जवाब नहीं, कोई सेकंड ओपिनियन नहीं। तो सही, गलत तो गलत, आप राजा को कुछ नहीं बोल सकते। ऐसा जो फॉर्म होता है उसको कहते हैं एब्सोल्यूटिज्म। दूसरा वर्ड है यूटोपियन। यूटोपियन मतलब एक ऐसा इमेजिनरी वर्ल्ड जिसमें कोई करप्शन नहीं हो, हर जगह डेमोक्रेसी हो, सारे लोग आराम से खुशी खुशी रह रहे हो, कोई किसी पर अटैक नहीं कर रहा हो, ये सब इमेजिनरी हो सकता है। तो ऐसी इमेज को, ऐसी दुनिया की इमेज को जिसमें सारी कंट्रीज आराम से रह रही हैं, सब अपने अपने काम से काम में लगे हुए हैं, ऐसे वाले सिस्टम को हम कहते हैं यूटोपियन इमेज। तीसरा जो वर्ड है वो है नेशन स्टेट। नेशन स्टेट एक ऐसा रीजन या ऐसा ग्रुप लोगों का जिनकी भले कल्चर अलग हो, बोलने का तरीका अलग हो, लैंग्वेज अलग हो, एथनिसिटी अलग हो, पर फिर भी उनके बीच में ना एक यूनिफाइंग बॉन्ड हो। और वो बॉन्ड किस चीज़ के बेसिस पे हो, उनकी ग्लोरियस हिस्ट्री को लेके हो, या उन लोगों के लिए जिन्होंने सैक्रिफाइस किया हो, उन लोगों को लेके हो। अब इसको ना मैं तुम्हें इंडिया के एग्जाम्पल से समझाती हूँ, जल्दी समझ में आ जाएगा। मान लो साउथ इंडियन स्टेट का कोई एक पर्सन राजस्थान के एक पर्सन से मिलेगा, तो ऑब्वियसली उन दोनों के बीच में बहुत डिफरेंसेस हैं। खाने पीने का तरीका अलग है, ड्रेस अलग है, लैंग्वेज अलग है। पर मान लो कि इंडिया ने पाकिस्तान को क्रिकेट मैच में हरा दिया, तो साउथ इंडिया वाला क्या करेगा, पटाखे फोड़ेगा, मजे करेगा। और राजस्थान वाला क्या करेगा, वो भी खुशी मनाएगा, पटाखे फोड़ेगा। तो ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे बीच में कनेक्शन है। हम भले अलग अलग स्टेट के हैं, बट हमारे बीच में एक यूनिफाइंग बॉन्ड है जो हमें इंडिया की विक्ट्री सेलिब्रेट करने के लिए हेल्प करता है। तो ये जो बॉन्ड, ऐसा रीजन या ऐसे लोग जो ये कॉमननेस वाला बॉन्ड शेयर करते हैं, इसी को हम कहते हैं नेशन स्टेट। अब इस चैप्टर की शुरुआत में ना एक पेंटिंग दिखाई गई है और इस पेंटिंग का नाम है द ड्रीम ऑफ वर्ल्ड वाइड डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक्स। ये जो पेंटिंग है ना, ये एक फ्रेडरिक सोदेयू नाम के फ्रेंच आर्टिस्ट के सपने के बारे में। बताओ, आर्टिस्ट लोगों को सपने भी कैसे कैसे आते हैं। और ये जो पेंटिंग है ना, ये 4 सीरीज में बनी हुई है। मुझे तो ऐसा लगता था कि मूवीज़ और वेब सीरीज़ के पार्ट्स आते हैं,
इन भाई साहब ने तो 1848 में पेंटिंग के पार्ट्स बना दिए। पर ज़्यादा लोड लेने की ज़रूरत नहीं है, चारों नहीं पढ़ने, अपने को सिर्फ एक ही पार्ट की स्टडी करनी है। अब ये जो पेंटिंग है इसमें क्या होता है कि एक लंबी सी लाइन लगी हुई है लोगों की, और ये सारे लोग कहाँ जा रहे हैं? दे आर गोइंग टू पे होमेज टू द स्टेच्यू ऑफ लिबर्टी। अब ये स्टेच्यू ऑफ लिबर्टी पे ये क्यों जा रहे हैं इसको समझो। ये जो लंबी सी लाइन लगी है ना लोगों की, ये बेसिकली यूरोपियन और अमेरिकन लोग हैं। अलग अलग ड्रेसेस पहने हुए हैं, अपने अपने देश का झंडा इनके हाथ में। इससे समझ में आ रहा है कि कौन सा पर्सन कौन सी कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहा है। और ये जो लंबी सी लाइन लगी हुई है इसमें मेन भी हैं, विमेन भी हैं, सारे कास्ट के लोग हैं। और स्टेच्यू ऑफ लिबर्टी जो है उसको एक फीमेल फिगर की तरह दिखाया गया है। फीमेल फिगर की तरह दिखाया गया है वो तो बहुत अच्छी बात है। इनके एक हाथ में टॉर्च है। टॉर्च क्या सिंबलाइज करती है? एनलाइटनमेंट, मतलब तमसोमा ज्योतिर्गमय, अर्थात अंधेरे से प्रकाश की तरफ, या फिर ऐसा कह लें कि एब्सोल्यूटिज्म से डेमोक्रेसी की तरफ। और दूसरे हाथ में एक बुक है, इस बुक का नाम है द चार्टर ऑफ राइट्स ऑफ मैन। इसमें इंसानों को जो भी सारे अधिकार मिले हुए हैं वो लिखे गए। अब ये जो लाइन लगी हुई है ना लोगों की, इसमें स्टेच्यू ऑफ लिबर्टी के आगे दो लोग दिख रहे हैं। ये दो लोग कौन से नेशन के? यूएस और स्विट्जरलैंड। मतलब कि 1848 में जब ये पेंटिंग बनाई गई थी तब तक ये दोनों यूएस और स्विट्जरलैंड नेशन स्टेट ऑलरेडी बन चुके हैं। फ्रांस जो है वो अभी अभी पहुंचा है, और उसके जस्ट पीछे है जर्मनी। एक बात मैं तुम्हें बता दूं, जब ये पेंटिंग बनी थी ना, बोले तो 1848 में, तब तक जर्मनी नाम का कुछ नहीं था, कोई नेशन स्टेट नहीं थी। पर ये जो पेंटर महाशय थे फ्रेडरिक सोलियो, इनको पक्का भरोसा था कि जिस हिसाब से वहाँ रेवोल्यूशन चल रहे ना, तो आज नहीं तो कल जर्मनी एक नेशन स्टेट बन ही जाना है। अब देखो इस पेंटिंग के ग्राउंड की तरफ अगर तुम देखोगे तो तुम्हें एब्सोल्यूटिज्म के शैटर्ड रिमेन्स दिखेंगे। राजा की सील और क्राउन ये सब टूटे हुए पड़े। इसका मतलब कि ये पेंटर भाई साहब चाहते हैं कि राजा महाराजा वाला सिस्टम ना ख़त्म हो जाए। और बैकग्राउंड में देखोगे तो जीसस क्राइस्ट, एंजल्स, ये सब आशीर्वाद दे रहे, बोल रहे जाओ बच्चा तेरा सपना सच हो जाए। मतलब पूरी दुनिया में ऐसे ही सब राजा महाराजा वाला सिस्टम ख़त्म हो और सारी कंट्रीज रिपब्लिक्स बन जाए, सब जगह डेमोक्रेसी आ जाए। अब ये जो लाइन लगी हुई है इसमें जर्मनी के पीछे और भी बहुत सारी कंट्रीज़ हैं। हॉलैंड है, पोलैंड है, आयरलैंड है, इंग्लैंड है, रशिया है। इसका मतलब कि धीरे धीरे ये सब भी नेशन स्टेट्स बनने वाले हैं। अब इस पेंटिंग की स्टडी के बाद दो इम्पॉर्टेंट बातें जो तुम्हें याद रखनी है। एक तो ये कि इस पेंटिंग को बनाया किसने और कब, पहला क्वेश्चन। और दूसरा ये कि इसमें कौन से नेशंस आगे निकल चुके हैं और कौन से नेशंस जस्ट पहुँचे। तो इस पे एक क्वेश्चन बन सकता है, इसको ध्यान रखना। अब इस चैप्टर की शुरुआत होती है, कहाँ से होती है? फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड आइडिया ऑफ नेशन। देखो ऐसा कहा जाता है ये जो नेशनलिज्म वाली चीज़ थी ना, इसका कीड़ा सबसे पहले फ्रांस के लोगों को काटा। फ्रांस के लोगों में आया कि नहीं, हमें तो एक नेशन बनाना है, राजा महाराजा अब नहीं चलेगा, अब हमें चाहिए एक इलेक्टेड रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट। अब ये सब ना सोचने में सुनने में बहुत इजी लग रहा था, पर इम्प्लीमेंट करने में बहुत मुश्किल था। फ्रांस के जो रेवोल्यूशनरीज जो थे ना, उन्होंने बड़े क्रिएटिव तरीके से शुरुआत से ही कलेक्टिव आइडेंटिटी पे बहुत एम्फेसाइज किया। उनको बहुत अच्छे से पता था कि जब तक लोगों के मन में ये कलेक्टिव आइडेंटिटी वाली फीलिंग नहीं आएगी ना, लोग इकट्ठे होके राजा के अगेंस्ट नहीं लड़ेंगे। तो जो दो उन्होंने नई टर्म्स निकाली उसमें से एक थी ला पात्रे और दूसरी थी लेसितोये। अब ये जो ला पात्रे होती है ना, इसका मतलब होता है दी फादरलैंड। जैसे हम बोलते हैं ना भारत माता की जय, ऐसे वो लोग बोलते होंगे फ्रांस पिताजी की जय, क्योंकि हम हमारी लैंड को मदरलैंड मानते हैं, वो लोग अपनी लैंड को फादरलैंड मानते हैं। और लेसितोये का मतलब होता है वी द सिटीजन। लैंड है, कंट्री है, तो किससे? हम ही लोगों से है ना। तो ये जो दो टर्म्स थी ये लोगों में कलेक्टिव आइडेंटिटी की फीलिंग को स्ट्रेंथन करने के लिए अपनाई गई।
अब ये जो रेवोल्यूशनरीज थे ना फ्रांस के, इनको ऐसे रेवोल्यूशनरीज नहीं कहा जाने लगा, इन्होंने काम ही ऐसे किए थे। इन लोगों को ऐसा लगता था कि एक ऐसा सिस्टम होना चाहिए जहाँ पे एक वेल डिफाइंड कॉन्स्टिट्यूशन हो, जहाँ पे हर किसी के पास कुछ राइट्स हों। इन्होंने काम तो बहुत महान किए, अपने को वो बहुत सारे महान काम नहीं पढ़ने, पर कुछ इम्पोर्टेंट काम तो बहुत अच्छे से पढ़ने और याद भी रखने। सबसे पहला काम जो इन्होंने किया, वो जो उस टाइम का रॉयल फ्लैग हुआ करता था, रॉयल फ्लैग मतलब राजा वाला फ्लैग, उसको रिप्लेस करके ट्राई कलर लगा दिया। और जिसको एस्टेट्स जनरल कहा जाता था, उसका नाम पलट के रख दिया नेशनल असेंबली। अब देखो, एस्टेट्स जनरल सुन के क्या समझ में आता है? अगर तुमने 9th में ये चैप्टर पढ़ा होगा ध्यान से, तो तुम्हें पता होगा कि उस टाइम पे सोसाइटी 3 एस्टेट्स में बटी हुई थी। तो एस्टेट्स जनरल डिवीजन शो करता है कि अच्छा, पहली एस्टेट में ये थे, दूसरी में ये थे, तीसरी में ये थे। और नेशनल असेंबली क्या शो करता है कि ये पूरे देश की असेंबली है। तो नाम में भले आप कहो कि कुछ नहीं रखा है, पर कुछ तो रखा है। इन्होंने ना कस्में खाई, हिम्स लिखी गई कि देश के लिए सब कुछ न्यौछावर कर देंगे, और बेचारों ने किया भी सही। ऐसा नहीं कि सिर्फ कस्में खाई, सच्ची कस्में खाई थी इन्होंने अपने देश के लिए। इन रेवोल्यूशनरीज ने ना इंटरनल कस्टम ड्यूटीज़ को भी काफ़ी हद तक ख़त्म कर दिया था। कस्टम ड्यूटीज़ पता है क्या होती है? जब हम एक देश से दूसरे देश में सामान खरीदते या बेचते हैं ना, तब हमें कॉस्ट के अलावा ऊपर से लक्ष्मी जी भी देनी पड़ती है, उसको कहते हैं कस्टम ड्यूटी। जैसे मान लो सचिन तेंदुलकर के पास जो फेरारी है, उसने जब वो खरीदी होगी तो फेरारी की कॉस्ट तो दी, साथ साथ ऊपर से जो लक्ष्मी जी दी ना, उसको कहते हैं कस्टम ड्यूटी। एक मज़ेदार बात, ये जो फेरारी है ना, ये सचिन तेंदुलकर ने खरीदी नहीं है, उसको गिफ्ट में मिली है। तो काम ऐसा करो कि तुम्हें लोग बड़े बड़े गिफ्ट दें। कम बैक टू द पॉइंट। तो ये जो रेवोल्यूशनरीज थे, इन्होंने सोचा कि जब हमारा देश एक है तो एक कस्टम ड्यूटीज़ किस बात की, तो इन सबको ख़त्म करो। और इन्होंने ये जो सारे काम होते हैं ना देश के एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड, उनको इम्प्रूव करने के लिए एक सेंट्रलाइज्ड सिस्टम बनाया। सेंट्रलाइज्ड सिस्टम बनाने से क्या हुआ, काम स्पीड अप हो गए और सिस्टमैटिकली होने लगे। वेट्स को और मेजरमेंट को यूनिफॉर्म भी किया। और साथ ही इन लोगों ने जो भी रीजनल डायलेक्ट्स थे, बोले तो अलग अलग बोली भाषाएं, इन सबको डिस्करेज किया और फ्रेंच को कॉमन लैंग्वेज नेशन की बनाने पे बहुत एम्फेसाइज किया। लैंग्वेज का क्या इम्पोर्टेंट रोल होता है ना, ये एक एग्जाम्पल से तुम्हें समझ में आ जाएगा। मान लो तुम्हें कोई बात समझ में नहीं आ रही किसी पर्सन की, तो तुम उसको क्या बोलोगे? आई कुडंट अंडरस्टैंड दिस, वुड यू प्लीज एक्सप्लेन मी अगेन? या सिर्फ ये बोलोगे ए? अब देखो, दोनों सेंटेंस का मतलब एक है, पर तुम्हें पता है कि किस में तुम्हारी फीलिंग्स ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन हो रही है। अब इन रेवोल्यूशनरीज को लगा कि भगवान ने ना इन्हें चुना है पूरे यूरोप में नेशनलिज्म फैलाने के लिए। बोले तो अगर दूसरे शब्दों में बोले, सिंपल वर्ड्स में बोले, टू हेल्प अदर पीपल ऑफ यूरोप टू बिकम नेशन स्टेट्स। तो अब इन लोगों ने ये ठान लिया कि हमने फ्रांस को तो नेशन स्टेट बनाना ही है, पर साथ साथ ये आइडिया हमको पूरे यूरोप में फैलाना है। अब अगर ऐसा करना है तो लोगों का ग्रुप तो बनाना पड़ेगा ना। तो जैसे हम ग्रुप बोलते हैं ना, इसी को दूसरे शब्दों में तुम मान लो कि लोग क्लब्स कहते हैं। तो ऐसे जो क्लब्स थे जिनकी थिंकिंग एक जैसी थी, जिनका काम करने का तरीका एक जैसा था, इन ग्रुप्स को कहा जाता था जेकोबिन्स। तो ऐसे जेकोबिन्स क्लब ना धीरे धीरे पूरे यूरोप में बनने लग गए। अब यहाँ से एंट्री होती है हमारे हीरो की। अब चाहे तुम इसको हीरो कह लो, चाहे विलेन कह लो, नाम था इसका नेपोलियन। अब सोच रहे होगे तुम कि एक ही पर्सन को हीरो भी बोल रहे हैं, विलेन भी बोल रहे हैं, ऐसा क्यों? क्योंकि इन भाई साहब ने काम तो बहुत अच्छे किए, पर 3 काम ऐसे किए इतने गंदे कि जितने अच्छे काम किए थे ना, उन सब की बैंड बजा दी। 1804 में इन भाई साहब ने, जब ये पावर में चल रहे थे खतरनाक, एक पॉलिसी लेके आए। इसको कहते हैं सिविल कोड ऑफ 1804। इसको हम नेपोलियनिक कोड भी कह सकते हैं। इस पोर्शन पे डेफिनेटली एक लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन भी आता है
और एमसीक्यू भी आता है। एमसीक्यू ये कि नेपोलियनिक कोड कब इम्प्लीमेंट हुआ था, तो याद रखना 1804 में हुआ था। अब ये जो हमारे नेपोलियन भाई साहब है ना, ये ह्यूमन हिस्ट्री के अभी तक के सेलिब्रेटेड और कंट्रोवर्शियल मोस्ट सेलिब्रेटेड और मोस्ट कंट्रोवर्शियल पॉलिटिकल फिगर्स में से एक हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि कुछ हिस्टोरियंस के हिसाब से ये बहुत महान थे और कुछ के हिसाब से बहुत ही घटिया। अब सुनो, इन्होंने जो अच्छे काम किए ना, पहले वो पढ़ लेते हैं। सबसे अच्छा जो काम इन्होंने किया वो ये था कि जो नोबल्स को जो प्रिविलेजेस मिली हुई थी बाय बर्थ, वो सब खत्म। इसका मतलब कि लॉ के सामने सारे बराबर, कोई बड़ा नहीं कोई छोटा नहीं। और अगर तुम्हें याद हो तो फ्रांस में पहले क्या होता था, प्रॉपर्टी खरीदने का राइट हर किसी को नहीं होता था। प्रॉपर्टी वही खरीद सकता था जिसके पास पहले से कोई प्रॉपर्टी हो। अब अगर किसी के पास पहले से प्रॉपर्टी है, मतलब वो कोई चुन्नू लाल तो है नहीं, रईस ही होगा। तो रईस और प्रॉपर्टी खरीद के और रईस हो जाता था, और बेचारा गरीब गरीब ही रहता था। तो इसकी वजह से क्या होता था, अमीर और गरीब के बीच का डिफरेंस ना बहुत बढ़ता जा रहा था। तो इन भाई साहब ने इस डिफरेंस को भी कम कर दिया कि सारे लोग प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं। उन्होंने ना बिजनेस फ्लरिश हो, इसके लिए बहुत अच्छे काम किए। वेट्स और मेजरमेंट को यूनिफॉर्म किया। ट्रांसपोर्टेशन और कम्युनिकेशन के क्षेत्र में तो उन्होंने क्रांति ला दी। अच्छे खासे नेटवर्क स्टैब्लिश किए और बहुत स्मूथ कर दी बिजनेस की प्रोसेसेस। टैक्स जो देते थे, पीजेंट्स जो देते थे, उसको काफ़ी कम कर दिया। तो ऑल इन ऑल सारे बिजनेसमैन, पीजेंट्स, आर्टिस्ट, ये सब इन कामों से ना बहुत खुश थे, और एक्चुअली इससे इकोनॉमिकली वो लोग ग्रो भी हो रहे थे। बिजनेस बढ़े, इकोनॉमी स्ट्रांग हो, इसके लिए इन्होंने ना नेशनल कॉमन करेंसी भी इस्टेब्लिश की। अब ये जो सिविल कोड था ना, ये उन सारी जगहों पर भी लगा दिया गया जहाँ पे ये नेपोलियन का रूल चलता था। उस जमाने में नेपोलियन का रूल पता है कहाँ कहाँ चलता था? स्विट्ज़रलैंड, जर्मनी, इटली, डच रिपब्लिक, बहुत दूर तक उसने कॉन्कर कर रखा था। बहुत बड़ा एरिया उसके अंडर में आता था। तो शुरू में तो लोगों ने इस चीज़ को बहुत वेलकम किया। उनको लगा कि हाँ, ये पॉलिसी, ये सिविल कोड बहुत अच्छा है, इससे हमारा भी बिजनेस फ्लरिश होगा। पर मैंने तुम्हें बताया था ना, ये हीरो तो था, साथ में विलेन भी ज़्यादा था। 3 काम ऐसे किए जिससे सारे अच्छे कामों पे पानी फिर गया। काम नंबर 1, अब देखो, ये नेपोलियन जो था ना, ये क्या चाहता था, पूरे यूरोप पे ये राज करे। अब अगर इतने बड़े यूरोप पे राज करना है तो क्या करना पड़ेगा, आर्मी स्ट्रांग बनानी पड़ेगी। तो इन्होंने क्या किया, जबरदस्ती लोगों को आर्मी में भरा। किसी की मर्जी हो नहीं हो, जबरदस्ती आर्मी में लोगों की एंट्री। दूसरा काम, अब अगर इतनी बड़ी आर्मी है तो उसके मेंटेनेंस के लिए क्या चाहिए, लक्ष्मी जी। और नेपोलियन अंकल कोई जॉब तो करते नहीं थे कि उनकी सैलरी बढ़ जाएगी, प्रमोशन हो जाएगा। पैसे कमाने के लिए उन्होंने क्या किया, टैक्स लगा दिए, बड़ा के टैक्स लगा दिए। जनता को ना बहुत गुस्सा आया इस बात पे। और तीसरा काम जो उन्होंने सबसे गंदा किया, उसको कहते हैं सेंसरशिप। सेंसरशिप मतलब मीडिया में, न्यूज़ में, कहीं भी कोई भी आर्टिकल जाएगा अगर, तो पहले आपको उसके लिए नेपोलियन की परमिशन लेनी पड़ेगी। कहने का मतलब कि नेपोलियन के अगेंस्ट अगर किसी ने कुछ भी बोला तो वो अगली बार बोलने के लायक ही नहीं बचेगा। हाँ, उसको ना निपटा दिया जाता था। मतलब नेपोलियन की गवर्नमेंट के अगेंस्ट कोई कुछ बोल नहीं पाता था। इसको कहते हैं सेंसरशिप। तो ये टैक्स बढ़ाना, जबरदस्ती लोगों की आर्मी में एंट्री करना और सेंसरशिप लगाना, इन 3 कामों की वजह से। कौन से 3 काम? टैक्स बढ़ाना, फोर्सफुली लोगों की आर्मी में भर्ती करना, और तीसरा सेंसरशिप लगाना। जो उन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन को रिवोल्यूशनलाइज किया था ना, इतना भयंकर स्मूथ बना दिया था, इतना अच्छा कर दिया था, सब पे पानी फिर गया। ये जो हमने अभी तक पढ़ा ना, नेपोलियन, उसकी पॉलिसी, बोले तो सिविल कोड ऑफ 1804, ये सब इस चैप्टर का था प्रथम अध्याय, जो कि यहाँ पे समाप्त हुआ। अब हम शुरुआत करेंगे द्वितीय अध्याय की, बोले तो सेकेंड पार्ट ऑफ दिस चैप्टर, जो कि है द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। अब ऐसा है
कि फ्रांस के जो लोग थे, जो वहाँ के रेवोल्यूशनरीज थे, उनको फ्रांस को तो नेशन स्टेट बनाना ही था, पर उनका मिशन था कि पूरे यूरोप में नेशन स्टेट्स बन जाए। अब इसके लिए उनको क्या करना था, सुनो। होता क्या है कि मिड 18 सेंचुरी तक अगर आप यूरोप का मैप देखोगे ना, तो वो आज के यूरोप के मैप जैसा नहीं दिखता। जो आज हमको स्विट्जरलैंड, जर्मनी, इटली ये सब दिखता है ना, पहले ऐसा कुछ था ही नहीं। तो था क्या, ये था कि वहाँ पे बड़े बड़े किंगडम्स थे, बड़े बड़े एम्पायर्स थे, और ये सब ऑटोनॉमस तरीके से काम करते थे। ऑटोनॉमस बोले तो सबके अपने अपने रूल्स हैं, जिसकी जो मर्जी पड़े वो वहाँ पे अटैक कर रहा है, जिसकी जो मर्जी पड़े वो करेंसी चला रहा है। तो सब कुछ ना बहुत बिखरा बिखरा सा था, कुछ कॉमननेस वाली फीलिंग ही नहीं थी। और यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी पूरे यूरोप की। इतना भयंकर तो डाइवर्स कल्चर, उसके ऊपर अलग अलग लैंग्वेजेस। तो अब सोचने वाली बात ये है कि ये जो इनको यूनिफाई किया, वो किया तो किसने किया। अब देखो, सोसाइटी वहाँ ना बेसिकली दो टाइप के लोगों से बनी थी। एक होते थे एरिस्टोक्रेट्स, बड़े बड़े लोग, और दूसरे बेचारे होते थे पीजेंट्स, जो बहुत ही गरीब हुआ करते थे। अब जो एरिस्टोक्रेट्स होते थे ना, वो नंबर में कम होते थे, पर भाई साहब, नेम, फेम, मनी, पावर, रिसोर्सेस, सब कुछ होता था उनके पास। शादियां भी ना वो अपने अपने वालों में ही करते थे, और जानबूझ के डिप्लोमेसी के लिए फ्रेंच लैंग्वेज का यूज़ करते थे। अब देखो, कोई भी जगह, चाहे यूरोप हो चाहे इंडिया हो, ये जो पैसे वाले लोग होते हैं ना, ये नंबर्स में हमेशा कम होते हैं, पर इनकी ज़मीन, जायदाद, प्रॉपर्टी बहुत ज़्यादा होती है। अब अपने इंडिया में ही देख लो, ये टाटा, अंबानी, बिरला है तो गिने चुने 4-5, पर पैसा देखो इनके पास कितना है। और ये भी बात सही है कि अंबानी का बेटा शर्मा जी की लड़की से तो शादी करेगा नहीं, अंबानी अपने जैसे लोगों में ही शादी करेंगे। तो हमेशा से यही होता आया था। और पीजेंटली बेचारी ना तो अवेयर थी, और ना उनको इतना टाइम था, ना इतनी समझ थी। उनको तो बस ऐसा लगता था अपना जीवन चल जाए, 2 टाइम की रोटी मिल जाए, उसमें ही अपन खुश रह लेंगे। तो देखो, एरिस्टोक्रेसी कभी नहीं चाहेगी कि डेमोक्रेसी आए और उनका डोमिनेंस खत्म हो। और पेजेंटली बेचारी अगर चाहेगी भी, तो भी उनको पता ही नहीं कि इसके लिए करना क्या है। अब एक नई टर्म आएगी जिसको हम कहते हैं न्यू मिडिल क्लास। इनका नाम सुन के समझ में आ रहा है कि इसमें किस टाइप के लोग होंगे। ये लोग जो थे वो कोई बहुत बड़े बड़े लैंडलॉर्ड्स नहीं थे, और न ही एकदम पीजेंट्स टाइप के लोग थे। ये लोग एजुकेटेड थे, ये लोग वर्किंग क्लास थे। तो इसमें बेसिकली कौन कौन थे, प्रोफेसर्स, लॉयर्स, टीचर्स। और ये सब कब हुआ, जब इंडस्ट्रियलाइजेशन आया। इंडस्ट्रियलाइजेशन आया मतलब लोग काम करने लगे, काम करने लगे मतलब उनके पास पैसा आने लगा। पैसे से उन्होंने क्या किया, एजुकेशन। और एजुकेशन के साथ ही उनमें आ गई अवेयरनेस। तो उनको लगने लगा कि भैया ये जो एरिस्टोक्रेसी वाला सिस्टम है ना, ये अब बहुत हो गया। इसलिए तुम्हारे घर वाले तुमको कहते हैं कि पढ़ लिख लो, थोड़े समझदार बन जाओगे। अगर न्यू मिडिल क्लास पढ़ी लिखी नहीं होती तो यूरोप में ना आज भी एरिस्टोक्रेट्स राज कर रहे होते। तो देखो, इसलिए तुम्हें समझ में आया कि पढ़ाई का कितना इम्पोर्टेंस होता है। ये जो न्यू मिडिल क्लास थी ना, उन्होंने एक आइडिया दिया, और उस आइडिया का नाम था लिबरलिज्म। लिबरलिज्म मतलब लिबर्टी से रिलेटेड। लिबर्टी मतलब फ्रीडम, कि हमें हमारे राइट्स चाहिए। कोई ज़बरदस्ती आके हमको ये बोले कि आपको ऐसा करना है, आपको इतना टैक्स देना है, आपको ये रूल्स फॉलो करने हैं, तो ये सब नहीं चलेगा। गवर्नमेंट हो, हमारे रूलर्स हों, बट वो अपनी मर्जी के रूल्स न बनाएं। कहने का मतलब कि एक वेल डिफाइंड कॉन्स्टिट्यूशन हो, एक रिप्रेजेंटेटिव और एक इलेक्टेड गवर्नमेंट हो। अब उस टाइम की ना एक दिक्कत और थी, वहाँ पे बहुत सारी करेंसीज चला करती थी। 1833 में अगर आपको हैम्बर्ग से न्यूरेमबर्ग कुछ सामान लेके जाना है, कुछ बिजनेस करना है, तो मान के चलो कि 11 टाइम्स आपको कस्टम ड्यूटीज पे करनी पड़ेगी, और ऑलमोस्ट हर बार 5%। मतलब सोचो कि अगर बेचारा कोई बिजनेसमैन एक जगह से दूसरी जगह बिजनेस करने जाएगा, तो कितना सारा पैसा तो उसका सिर्फ कस्टम ड्यूटीज में ही चला जाएगा। तो क्या तो वो बेचेगा और क्या वो बचाएगा। तो ये जो सारी दिक्कतें थी ना, ये इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी के लिए या फिर बिजनेस ग्रोथ के लिए बहुत बड़ी ऑब्स्टेकल थी। कभी भी अगर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती ना कैलकुलेशन में, टैक्स में या अलग अलग करेंसीज में, तो वहाँ के लोग कभी भी इकोनॉमिकली ग्रो नहीं कर पाते। और इन लोगों को बहुत अच्छे से पता था
कि कोई भी रिवॉल्यूशन करना हो, बिना लक्ष्मी जी के कुछ नहीं हो सकता। तो अब इन लोगों ने ना एक ग्रुप बनाया। उस ग्रुप का मेन काम ही क्या था कि ये जो इधर उधर की करेंसी, इतनी सारी कस्टम ड्यूटीज़ और टैक्स के नॉर्म्स अलग अलग थे ना, इन सब को यूनिफॉर्म किया जाए। और इस ग्रुप का नाम था ज़ोलवेराइन। ये इनिशिएटिव था प्रुशिया का, पर बाद में इसको धीरे धीरे बाकी स्टेट्स ने भी ज्वाइन कर लिया था। इन लोगों ने 30 करेंसीज को रिड्यूस करके 2 करेंसी पे लिया है। रेलवे के नेटवर्क्स बहुत बड़ा है। रेलवे से मुझे याद आया, तुम्हें पता है यूरोप की कंट्रीज़ में जाने के लिए फ़्लाइट की बजाय आप ट्रेन से भी जा सकते हो। और जो रास्ता है, आय हाय हाय, इतना सुंदर। और जो ट्रेन है ना, वो भी अंदर से बहुत सुंदर। अब तुम सोच रहे होंगे कि ये सब मुझे कैसे पता, मैं क्या यूरोप ट्रिप पे गई हूँ? नहीं, पर मैंने मूवीज़ बहुत देखी है। अब तुम सोच रहे होगे कि चलो भाई, करेंसी तो 30 से 2 पे आ गई, तो इससे फ़ायदा क्या? इससे बिजनेस में फ़ायदा हुआ, वो तो हुआ ही। इससे ना नेशनल सेंटिमेंट्स भी बहुत स्ट्रांग हो जाते हैं। तुम सोच रहे होंगे कि नेशनल सेंटिमेंट्स का लक्ष्मी जी से क्या लेना देना है? अब देखो, मान लो कि तुम तमिलनाडु जाओ, तुम्हें तमिल तो समझ में आती नहीं, पर वहाँ अगर तुम्हें कुछ खरीदना है तो जो भी सारा काम होगा रुपए पैसे में ही होगा ना। तो इससे कहीं ना कहीं तुम्हें लगता है कि हाँ भाई, मैं भी इसी देश का हिस्सा हूँ। पर यूरोप के लोगों के साथ, बेचारों के साथ ये होता ही नहीं था। एक जगह से दूसरी जगह जाते, पता चलता सिस्टम ही सब कुछ अलग है, तो उनको ऐसा लगता ही नहीं था कि ये हमारा ही देश है। अब भैया ऐसा है कि 1815 के बाद ना सिस्टम थोड़े से चेंज हुए। ऐसा क्यों हुआ? 1815 में ये जो नेपोलियन अंकल थे ना, उनको वापस रवानगी दे दी गई। एक बैटल हुआ, उस जगह का नाम है वाटरलू। तो जैसे हम पढ़ते हैं ना हिंदी में पानीपत की लड़ाई, ऐसे यूरोप के बारे में जब पढ़ेंगे तो क्या पढ़ेंगे? बैटल ऑफ वाटरलू। वाटरलू वहाँ की एक जगह है। वहाँ पे नेपोलियन वर्सेस ब्रिटेन, ऑस्ट्रिया, प्रूशिया और रशिया, इन सब ने मिलके नेपोलियन अंकल को हरा दिया। अब सोचने वाली बात यह है कि एक अकेला नेपोलियन और उसके अगेंस्ट कितने लोगों को इकट्ठा होना पड़ा, क्योंकि नेपोलियन जो था ना, ऐसे ही नहीं बन गया नेपोलियन, भयंकर भयंकर स्ट्रॉन्ग आर्मी थी उसकी। अब डेमोक्रेसी के मामले में ना फ्रांस की किस्मत थोड़ी खराब ही रही। पहले जो आया था रॉबस्पियर, उसने क्या बोला था कि मैं डेमोक्रेसी लाऊंगा, भयंकर आतंक मचाया। उसके बाद नेपोलियन अंकल ने सपने दिखाए, वो सपने भी टूट गए। अब जब नेपोलियन अंकल हार गए इस बैटल ऑफ वाटरलू में, तो फिर से बेचारे फ्रांस के लोगों को जबरदस्ती वो जो बर्बन डायनेस्टी थी ना, वो थोप दी गई। एक ट्रीटी साइन हुई, उसका नाम था ट्रीटी ऑफ वियना, 1815 में साइन हुई, और बर्बन किंग्स वापस पावर में आ गए। पर अब ना थोड़ा चेंज आ गया था राजा में। अब राजा को समझ में आ गया कि अगर मैंने पुराने तरीके से राज किया तो अब ये राजापन ना, ये किंगमैनशिप ज़्यादा नहीं चल पाएगी। तो अब ये जो कंजर्वेटिज्म था ना, इसमें थोड़े एलिमेंट्स मॉडर्न थे और थोड़े ट्रेडिशनल थे। राजा को ये बात बहुत अच्छे से समझ में आ गई कि अगर मेरे पास मॉडर्न आर्मी नहीं होगी, काम नहीं हो पाएगा। इकोनॉमी डायनामिक नहीं होगी, काम नहीं हो पाएगा। अगर मैंने ये फ्यूडलिज्म को ख़त्म नहीं किया तो भी कुछ नहीं हो पाएगा। और साथ साथ इन सब के ऊपर चाहिए एक एफिशिएंट ब्यूरोक्रेसी, जो कि एडमिनिस्ट्रेशन को बहुत अच्छे से संभाल ले। तो ये जो राजा था, ये राज तो करना चाहता था, पर अब वैसे पुराने तरीके से नहीं, एकदम कंप्लीट एब्सोल्यूटिज्म अब नहीं चलेगा। तो ये जो टर्म थी ना, जो 1815 के बाद डेवलप हुई, इसको कहते हैं न्यू कंजर्वेटिज्म। मतलब राजा तो था, पर अब वो पुराना सिस्टम नहीं था, अब उस सिस्टम में थोड़े थोड़े चेंज हो गए थे। पर एक जो चीज़ थी ना, वो अभी भी बिल्कुल वैसी की वैसी थी। ये जो राजा लोग होते थे ना, ये जो ऑफिसर्स टाइप के लोग होते थे, ये कभी भी अपना क्रिटिसिज्म बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। तो इन लोगों ने एक स्ट्रिक्ट सेंसरशिप इम्पोज कर दी। मतलब कहीं भी कोई भी मीडिया, सॉन्ग, न्यूज़, ऐसे पोम, कहीं भी कुछ भी अगर राजा के अगेंस्ट लिखा हुआ पाया गया तो भाई साहब आपकी खैर नहीं। देखो, ये राजा जो थे ना, उन्होंने तो स्ट्रॉन्ग सेंसरशिप लगा दी, बट रिवोल्यूशनरीज भी कम नहीं थे। उन्होंने राजा से छुपते छुपाते, किसी को बिना बताए सीक्रेट सोसाइटीज़ बनानी चालू कर दी। और ये जो सीक्रेट सोसाइटीज़ थी ना, ये लाइक माइंडेड लोगों का ग्रुप था। उनका सिर्फ एक ही लक्ष्य था, बिल्कुल अर्जुन की तरह उनको मछली की आंखें दिखती थी, और वो लक्ष्य क्या था?
टू फाइट फॉर लिबर्टी। कुछ भी हो जाए, अब ये राजा, उसका सिस्टम, ये सब नहीं चलेगा। तो इसका क्रेडिट जाता है एक आदमी को, उस आदमी का नाम है गिउसेप्पे मैज़ीनी। ये जो भाई साहब थे ना, ये थे इटली के, पर पूरे यूरोप में इन्होंने आतंक मचा रखा था। और इनका आतंक कैसा, ये जो ट्रीटी ऑफ वियना हुई थी ना, ट्रीटी ऑफ वियना मतलब एक मीटिंग हुई थी जिसमें ये ट्रीटी साइन की गई। तो इस मीटिंग को होल्ड किसने किया था? ऑस्ट्रिया के ड्यूक भाई साहब थे। ड्यूक बोले तो प्रिंस काइंड ऑफ पर्सन। इनका नाम था ड्यूक मेटरनिक। इन्होंने बोला था कि ये जो आदमी है ना, ये गिउसेप्पे मैज़ीनी, ही इज़ द मोस्ट डेंजरस पर्सन फॉर आवर सोशल ऑर्डर। मतलब कि ये राजा को ना राजा नहीं रहने देगा, इसका बस चलेगा तो ये सारे राजाओं को एक एक करके चलता करेगा। क्यों? क्योंकि ये क्या चाहता था कि सब जगह डेमोक्रेसी आ जाए, सारी की सारी कंट्रीज सोशल रिपब्लिक्स बन जाए। इसने सबसे पहले जो सोसाइटी बनाई, जो पार्टी बनाई, उसका नाम था यंग इटली। धीरे धीरे इनका आइडिया पूरे यूरोप में फैला। उनके जैसे लोग इकट्ठे होते गए जो उनके जैसी सोच रखते थे, और फिर उन्होंने एक और सोसाइटी बनाई, उसका नाम था यंग यूरोप। अब इनके बारे में मैं तुम्हें थोड़ा बता दूं। ये पैदा हुए थे 1804 में जेनेवा में, पर जब ये 24 साल के थे ना, तभी इनको एग्जाइल में पहुंचा दिया गया। एग्जाइल मतलब देश निकाला, क्योंकि उस टाइम का जो राजा था ना, उसको समझ में आ गया था कि ये भाई ना अपने को राजा ज़्यादा देर नहीं रहने देगा, तो इसको देश से ही निकाल दो। पर जब वो एग्जाइल से वापस लौटे, और इनफैक्ट जब वो एग्जाइल में थे, तभी भी वो चुपचाप नहीं बैठे। उन्होंने कहीं ना कहीं से अपने कॉन्टैक्ट्स लगा के, अपना दिमाग लगा के यंग इटली बनाई, और यंग इटली की सक्सेस के बाद बना यंग यूरोप। अब कुछ कुछ लोग ना जो बोलते हैं ना, वो इतना फेमस हो जाता है कि वो बोला हुआ तो ठीक है, जिसने बोला है वो भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। और ऐसे ही कुछ हुआ इस ऑस्ट्रिया के ड्यूक के साथ, जिसका नाम था ड्यूक मेटरनिच। अभी मैंने तुम्हें बताया कि उसने इस गिउसेप्पे मैज़ीनी के बारे में एक स्टेटमेंट दिया था। ऐसे एक स्टेटमेंट उन्होंने और दिया था जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, और जिस पे क्वेश्चन बनते ही बनता है, कभी कभी एमसीक्यू फॉर्म में भी आ जाता है। इन भाई साहब ने बोला था कि व्हेन फ्रांस sneezes, द रेस्ट ऑफ यूरोप कैचेस कोल्ड। मतलब कि अगर फ्रांस ने छींका भी तो पूरे यूरोप को सर्दी लग जाती है। कहने का मतलब कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि फ्रांस में कुछ हलचल हो और उसका असर पूरे यूरोप में ना पड़े। फ्रांस में नेशन स्टेट बना, पूरे यूरोप में बना। फ्रांस में नेपोलियनिक कोड लगा, बिजनेस फ्लरिश हुआ, तो ऐसे ही कुछ कुछ यूरोप में भी होने लग गया। तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि फ्रांस में सोशली, पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली कुछ हो और उसका असर यूरोप पे ना पड़े। तो स्टेटमेंट को याद रखना, जिसने दिया उसका नाम भी याद रखना। पिक्चर अभी ख़त्म नहीं हुई है, पिक्चर अभी बाकी है। बट अब हम यहाँ लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, तो मिलेंगे अब हम इंटरवल के बाद। अब बाकी का जो चैप्टर है वो हम इसके सेकेंड पार्ट में देखेंगे, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो अगर अच्छे से पढ़ना हो, पूरे 10-12 नंबर कंफर्म करने हो, तो सेकेंड पार्ट पे देख लेना।